एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, आ जाओ पॉइंट पे। अब हमने कहा कि क्या हमेशा ही को ही पनिशमेंट होती है? हमने कहा नहीं बॉस, इसमें हम बराबरी करते हैं। वैसे हमें लड़कियों को बराबरी नहीं देनी है, बट इसमें हम बराबरी करते हैं। सही बात है, सब कुछ आ गया। ही इंक्लूड्स शी, ठीक है। ही के अंदर क्या इंक्लूड हो जाएगा बेटा? शी। अब बच्चे ना, स्पेशली गर्ल्स का क्वेश्चन होता है यहाँ पर, कह रहे मैम इन लोगों को नजर नहीं आ रहा था कि अगर देखा जाए वर्ड में भी शी में ही है, ही में शी कहाँ है? बोलो हाँ या ना। अगेन फीमेल में मेल है, मेल में फीमेल कहाँ है ना? फिर भी ही क्यों लिखा है, मेल ही क्यों लिखा है? इसका सिंपल आंसर है कि जिस देश में हम रह रहे हैं वो आज भी मेल प्रधान है। मतलब जब लॉ लिखा गया तो मेल मेंबर को ही सुपीरियरिटी और प्रायोरिटी देकर लिखा गया, क्योंकि मेल जो है वो डोमिनेट जेंडर है हमारे देश में, ठीक है। चलो अब हम लॉ को पढ़ते हैं कि कहा क्या गया है। प्लीज देखना यहाँ पर, अब इंटरेस्टिंग बातें आएंगी कुछ बीच में। कहता है वर्ड्स इंपोर्टिंग मैस्कुलिन जेंडर शैल बी टेकन टू इंक्लूड फीमेल्स। तो वो तो हमने समझ ही लिया, मैस्कुलिन इंक्लूड्स फेमिनिन। देखो ग्रेजुअली आ रहे हैं ना, तो उसके अंदर अमेंडमेंट कर करके उसको ऐड की जा रहा है। आपने वो स्पेसिफिक एक्ट्स हैं तो उसके अंदर आ ही जा रहा है, उसको भी हम ले लेते हैं, अदर जेंडर के करके आ जाता है। ये स्पेशल जजमेंट आती है, फिर उसके अंदर बोला जाता है कि इसको भी इंक्लूड कर लो। वर्ड्स इन सिंगुलर शैल इंक्लूड प्लूरल, ठीक है। कहता है अब अगर मैंने कहा ही इज पनिशेबल, तो इन चारों में से हमने शुभम को पकड़ लिया, बाकी तीनों खुश है, बाकी तीन कह रहा हाथ और रिलैक्स है, बिकॉज ही नॉट ही। हमने कहा जी ही नहीं, प्लूरल। प्लूरल मतलब सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल। एक ने किया हो तो वो भी गुनहगार, 10 ने किया है तो वो भी गुनहगार, और सबको सजा मिलेगी, एक को नहीं मिलेगी। चलेगा? अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि एक नहीं सब जाएंगे अगर गए तो। चलो अब इसके अंदर आगे वर्ड सुनो बेटा, मजेदार प्रोविजन है, स्क्रीन पर देखना। कहता है इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स that the words importing masculine gender are to be taken to include female. The word men may be properly held to include women. The pronoun he and उसके derivatives may be construed to refer any person whether male or female. कहता है अब देखो मेल लिखा है तो फीमेल इंक्लूडेड है, बट अगर उसका प्रोनाउन यूज किया गया है ही, है ना, नाउन की जगह जो यूज किया जाए इज प्रोनाउन, तो शुभम की जगह मैंने वर्ड अगर यूज किया ही तो इज प्रोनाउन। तो कहता है अगर आपने प्रोनाउन यूज किया तो प्रोनाउन उसके सारे डेरिवेटिव्स, उसके अंदर सब में फीमेल भी इंक्लूड होगी, ठीक है। या तो वर्ड मेल लिखा हो या ही लिखा हो या उसका कोई भी डेरिवेटिव लिखा हो, तो इट विल बी ऑटोमेटिकली बी इंक्लूडिंग फीमेल। चलेगा? ध्यान से सुना आगे क्या गया। सो द वर्ड हिज एंड मदर, अगर कभी लॉ में वर्ड लिखा है हिज फादर मदर, तो उसके अंदर क्या इंक्लूड हो जाएगा? हर फादर मदर, ठीक है। सिर्फ लड़के के ही माता पिता नहीं, लड़की के भी माता पिता। एंड अ डॉटर हैज बीन हेल्ड लायबल टू मेंटेन हर फादर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। तो अगर हमने कहा है कि सन, ही यानी कि सन, सुनो प्लीज स्क्रीन पर देखो बच्चे, अगर हम कह रहे हैं ही या सन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन हिज फादर, मतलब बुजुर्ग माता पिता का ध्यान रखना कि जिम्मेदारी अगर मेल की है तो उसमें फीमेल भी इंक्लूड हो रही है, यानी कि डॉटर की भी जिम्मेदारी है। चलेगा? तो यहां पर हमारे पास इस पैराग्राफ में कीवर्ड्स क्या निकल कर आए? मेल या ही या उसके डेरिवेटिव्स शैल इंक्लूड फीमेल, और दूसरे में क्या आया? हिज फादर एंड मदर शैल कंस्ट्रूड टू इंक्लूड हर फादर मदर। अच्छा बस मैं यही बताने वाली हूँ, ठीक है।
अब आगे सुनो, कहता आगे बताओ। और हमने कहा देखो यहां पर बट अब आगे ना वर्ड बट, किंतु परंतु, बट द जनरल रूल हैज बीन अप्लाइड विद द सर्कमस्पेक्शन ऑफ इंटरप्रेटिंग लॉज डीलिंग विद द मैटर्स ऑफ सक्सेशन। यानी कि अब पैराग्राफ किसके बारे में है? सक्सेशन के बारे में। Thus the words male descendants were not interpreted to include female descendants। ठीक है, लेकिन सक्सेशन के केस में ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। जैसे HUF वगैरह होती है ना, उसके अंदर आज भी ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो जो पिता की संपत्ति होती है, HUF होता है, उसमें बेटी का अधिकार होता है, पर बेटी के बच्चों का नहीं होता। तो हम कहते हैं सिर्फ बेटी तक का ही रिश्ता होता है हमारा। उसके आगे जो बच्चे हैं, उसके जो आगे बच्चे हैं वो किसके बच्चे हैं? उसके पति के। तो उसके पति की HUF में बच्चों का अधिकार होगा, नाना के परिवार में नहीं होगा। ठीक है, किस में होगा? दादा के परिवार में, दादा के HUF में। तो आज भी सक्सेशन के मैटर्स में अगर ये मेंशन्ड है मेल एंड हिज डिसेंडेंट्स विल नॉट ऑटोमेटिकली इंक्लूड फीमेल एंड हर डिसेंडेंट्स। चलेगा बेटा? अब देखो पेपर में क्वेश्चन आ गया जेंडर के ऊपर, आप तो लिख कर आओगे मैस्कुलिन इंक्लूड्स फेमिनिन, खत्म। तो नंबर मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। आपको क्या क्या चीजें लिख कर आ रही है, देखो कितनी सारी चीजें पढ़ी हमने। मैस्कुलिन के अंदर आएगा फेमिनिन, दूसरा वर्ड सिंगुलर में क्या आएगा? प्लूरल। फिर हमने क्या वर्ड किया? मेल लिखा हो वर्ड या ही लिखा हो या उसका कोई प्रोनाउन या डेरिवेटिव्स लिखे हो, इट शैल इंक्लूड फीमेल एंड फीमेल वाले सारे डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट फिर हम एग्जाम्पल देंगे, कहते हैं CRPC में लिखा हुआ है हिज फादर मदर, तो हिज फादर मदर शैल इंक्लूड हर फादर मदर। सो फीमेल डॉटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स, स्पेशली इफ दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? बट ये रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल। कहाँ नहीं एप्लीकेबल होगा बच्चे? अब एक बार इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। चलेगा? अब आ गया पॉइंट नंबर 6। मैं चाहती हूं पॉइंट नंबर 6 आप रीड करो और मुझे बताओ क्या लिखा है। समझ आ रहा है बेटा? फीमेल डॉग। देखो तो कभी कभी एक्ट के अंदर हम स्पेसिफिक जेंडर की बात करेंगे, तो क्या उसमें भी मेल में फीमेल या फीमेल में मेल आएगा क्या? नहीं आएगा। डाउरी एक्ट किसको किसको सेफगार्ड करता है? फीमेल को। तो ये किसके लिए बना हुआ है? फीमेल के लिए, है ना? अच्छा, एक और बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस और हैरेसमेंट इन द ऑफिस वर्क प्लेस। अब ये भी पहले किसके लिए बना हुआ था? केवल फीमेल के लिए। फिर बाद में समझ में आया कि ये प्रताड़ना जो है ना, ये जो एम्बैरेसमेंट हैरेसमेंट है, ये सिर्फ फीमेल को ही नहीं होती, मेल मेंबर्स को भी होती है। नो, हाँ, ये हाँ लगता है। तो इसको स्पेसिफिकली इलेबोरेट किया गया था कि भैया अब ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही प्रताड़ित हो रही है, कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल जो है वो बेचारे लड़कों को भी परेशान कर रही है, तो उनको भी सेफगार्ड करना पड़ेगा। बट अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो क्या इसमें इंक्लूड होगा अदर जेंडर? नो। ठीक है, तो देखो, वेयर द वर्ड कनोटिंग अ कॉमन जेंडर इज अवेलेबल but the word used conveys a specific gender, there is a presumption that the provisions of the General Clauses Act do not apply। तो यहाँ पे क्या आएगी वर्ड बेटा? प्रिजम्पशन मान के चलेंगे कि जनरल क्लॉजेज एक्ट अब नहीं अप्लाई होगा। thus अगर बुलॉक्स की बात की जा रही है, इट विल नॉट बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड काउस।
चलो जी, अब फटाफटी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन क्या आ गया बेटा? पावर्स एंड द फंक्शनरीज। हम किसकी बात कर रहे हैं? पावर्स की। अच्छा, पावर किसके पास होती है? लोगों के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास, ऑफिसेस के पास, करेक्ट है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो ऑफिसर्स हैं या ऑफिस है उनके पास क्या क्या पावर्स है और उसका वो इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं। सुनो, पहले प्लीज स्क्रीन पर देखो। पावर्स कन्फर्ड टू बी एक्साइजेबल फ्रॉम। मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि अगर मुझे आपको पढ़ाने के लिए कभी फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े, है ना, कि अगर आप पढ़कर नहीं आए और मुझे लगता है कि 2 पढ़ेगी तो सीए बनेगा, ठीक है, तो मार दो। मेरे एक भैया है, अभी तो खैर वो ही इज डूइंग वेरी वेल इन हिज लाइफ, बट उस टाइप पे थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है 11th-12th में। ही क्रैक्ड NIT बट ही कुड नॉट क्रैक IIT। और जब वो जॉब करने लग गए ना, तब वो एक बार मेरे ताया जी के पास आए और ताया जी को कहते हैं कि अभी आपने मुझे सिर्फ डांट लगाई थी, काश आपने मुझे 2 छित्तर लगाए होते। पंजाबी तो छित्तर ही लगाते हैं ना, कि 2 छित्तर लगाए होते तो शायद मैं IIT से पास आउट होता। कई बार हमें बुरा लगता है, हमें एम्बैरेसमेंट, हैरेसमेंट होती है, पर बड़ों का पिटाई अगर हमारा करियर बना दे तो बढ़िया ही होता है। कभी इसे ईगो पे मत लेना। आजकल की जनरेशन बर्दाश्त नहीं करती है। वैसे लड़कियों को आदत होती है मार खाने की, ऐसा है, घर वाले चलते फिरते टपली मारते हैं, मजाक में मारते, बट ऐसे नहीं। जी, मैंने कई लड़कों को सुना है, लड़कों को, हाँ, वो कहते हैं कि मैंने पूछा कि कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल किया गया, कहते हैं जो हाथ में आए, डस्टर आए तो ढाई, चप्पल आई। अच्छा, सबसे वियर्ड चीज कौन सी पड़ी है? रॉड। ऐसा क्या काम किया था जो बेल्ट पड़ी? बहुत बढ़िया बेटे। उसके बाद कभी दोबारा गए? अब नहीं कहते। क्यों? हमें पढ़ते लड़कियों को जनरली पापा की परिया, पापा की परी नहीं बनना, एकदम फाइटर बनना है, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा। अब हमने कहा कि माता पिता आपके ऊपर इस फोर्स का इस्तेमाल कब कब कर सकते हैं, बताओ जरा, कब कब कर सकते हैं बेटे? कह जब जब उनको सही लगेगा तब तब, करेक्ट है ना। अब ये माता पिता जो कर सकते हैं वही काम, देखो ये तो नॉर्मल उसमें जाएगा केस में। हाँ, अगर कोई किसी को मार रहा है, परेशान कर रहा है, फिजिकली टॉर्चर दे रहा है, तो इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है ना। एक लिमिट तक मारना पीटना इज ओके, बट बेरहमी से मारना इज नॉट ओके, ठीक है। अब आपने वो वाली बात कह दी कि दूसरा मारेगा तो मर्डर है, पिता मारेगा तो मर्डर नहीं है क्या? मर्डर इज मर्डर। इस काइंड का एक्टिविटी इज ऑलवेज पनिशेबल। चलो आ जाओ, देखो कहता है अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स दैट द पावर में बी एक्सरसाइज्ड। क्या लिखा है? पावर में बी एक्सरसाइज्ड, बोलो, फ्रॉम टाइम टू टाइम एज ओकेजन रिक्वायर्स। तो लिखो दोबारा से वहां पे, पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या एग्जाम्पल दो? मैंने कहा जी ये लो, ये आ गई आपकी एग्जाम्पल। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, कहता जी एक एक्ट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत पावर किसको दिया गया है? चीफ जस्टिस को, ठीक है। और वो अपनी पावर को कब कब अप्लाई कर सकता है? एज द ओकेजन अराइजेस, ठीक है। लिखो, अंडरलाइन करो वहां पर। हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पावर है सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस के ऊपर। किसकी पावर किसके ऊपर? सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो मतलब किसी भी तरीके से कुछ अफेक्ट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। आइडियली सुप्रीम कोर्ट इज अ ऑटोनमस बॉडी, सेल्फ रेगुलेटेड। तो
नहीं, सुप्रीम कोर्ट के CJI इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। बस ये बात और है कि आजकल वो कर नहीं सकते, करते हैं वो आउट ऑफ करप्शन या वो सब चीजें हो रहा है, तो दैट्स डिफरेंट। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज अ नॉन अवेलेबल ऑफेंस। हाँ ठीक है, तो इन्फ्लुएंस, वो तो मैं फिर कह रही हूँ, जब तक गवर्नमेंट डेलिबरेटली ना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जो CJI है उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। पर क्या इन्फ्लुएंस होता है इंडिया में? हाँ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, क्या कर सकते हैं, करप्शन तो हर जगह है। और जजेस बहुत ज़्यादा करप्शन लेते हैं, मतलब पैसा लेते हैं, घूस खाते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ी मुजरिम बाहर निकल जाते हैं, ऐसे थोड़ी लोग डरते नहीं है ऑफेंस करने से पहले, क्योंकि उनको पता है पिताजी के पास पैसा है, आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाएंगे, और अगर अंदर भी रहे तो VIP ट्रीटमेंट तो मिल ही जाएगा। हाँ सब मिलता है। हाँ कुछ सोच कर तो देखो ना, पुलिस वाला बेचारा क्या करेगा? पुलिस वाले की इतनी हिम्मत है कि मारे उसको पकड़ के, क्योंकि जिस दिन वो बाहर आ गया तो पुलिस वाले के साथ पूछते नहीं बचेगी, ठीक है ना। फिर आपको पता ही है, फिर एक्सीडेंट्स बहुत हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, फिर हम लोग वहाँ पे RIP लिख देते हैं और ख़त्म हो जाता है, भूल जाते हैं, कैंडल मार्च हो जाती है, चलता रहता है, घोर कलयुग है ये। चले आगे, नेक्स्ट, अब क्या आ गया? सेक्शन नंबर 15। अब सेक्शन नंबर 15 जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है। सेक्शन 15 को समझाने से पहले मैं सेक्शन 16 बता देती हूँ, पहले वो आसान है, फिर उसके ऊपर जाते हैं हम सेक्शन नंबर 15 पे। कहता है जी सेक्शन नंबर 16 क्या है? कहता है पावर टू अपॉइंट इंक्लूड द पावर टू, अगर मेरे पास पावर है कि मैं किसी पोजीशन पे किसी बंदे को हायर कर सकती हूँ, तो मेरे पास पावर है फायर करने की भी। पावर टू अपॉइंट इंक्लूड्स पावर टू डिसमिस और सस्पेंड। ठीक है, देखो बेटा यहां पे पढ़ते हैं, लाइन्स रीड कर रही हूं मैं, ध्यान से देख लो। द अथॉरिटी हैविंग फॉर द टाइम बिंग द पावर टू मेक अपॉइंटमेंट shall also have the power to suspend or dismiss any person appointed whether by itself or any other authority in the exercise of power। एग्जाम्पल चाहिए मेरे को इसका, कंपनीज एक्ट में से। सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं, नॉर्मल कंपनीज एक्ट के ऊपर। कंपनीज एक्ट में भी हमने पढ़ा हुआ है ना, जिसके पास पावर है टू अपॉइंट उसके पास पावर है टू रिमूव। अपॉइंट कौन करता है और रिमूव कौन कर सकता है? शेयर होल्डर्स। बोलो हाँ या ना? दे हैव पावर टू अपॉइंट एंड दे हैव द पावर टू रिमूव एज वेल। लाइकवाइज डायरेक्टर्स, हाँ या ना? अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। रिमूव कौन करता है? शेयर होल्डर्स। चलेगा? देखो यहां पर कहता है CPC की बात हो रही है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय CPC? Civil Procedure Code 1908, which authorizes the court to appoint a receiver, has been construed to embrace the power of removing a receiver। अच्छा बताओ, पहले बताओ कि कोर्ट के पास पावर है टू अपॉइंट रिसीवर, तो उसके पास पावर है टू रिमूव द रिसीवर एज वेल। ठीक है, अब रिसीवर है कौन? लिक्विडेटर कौन होता है? तो कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज की लिस्ट बनाई जाती है। एसेट्स जो है मार्केट में बेचकर रियलाइज करवाया जाता है पैसा, एंड फिर उससे पे ऑफ किया जाता है डेट्स। करेक्ट। अब अगर मैं ये कहूं कि मैंने लोन लिया था और मैंने अपनी एक संपत्ति के ऊपर इसको चार्ज क्रिएट किया था, गिरवी रखा था। क्या क्रिएट किया था?
चार्ज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? वेरी गुड, किसी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर देना, मतलब एज सिक्योरिटी उसको रख लेना, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने आपसे लोन ले रखा था, बट ड्यू डेट पे आई फेल्ड टू रीपे द लोन, तो अब आप क्या करोगे? रिसीवर अपॉइंट करोगे इस प्रॉपर्टी को। तो लिक्विडेशन होता है जब पूरी कंपनी बंद हो रही है, और अगर रिसीवर की बात की जाती है तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए होता है, ठीक है। कोई शक? चलो नेक्स्ट, यहां पर आ गया आर्टिकल नंबर 229 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एम्पावर द चीफ जस्टिस टू मेक द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। देखो यहाँ पे CJI के पास पावर है किस चीज की? टू अपॉइंट द ऑफिसर्स। तो इसके अंदर किस चीज की पावर है? टू रिमूव द डायरेक्ट ऑडिटर, सॉरी ऑफिसर्स, चलेगा। मुझे एक बात याद आ गई, आपने सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं? इफ एनी कंपनी हैज मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर आप अपॉइंट कर रहे हो, तब भी क्या हो? आप होल्डिंग, और आप क्या हो? सब्सिडरी। याद है? अब यहां पर जब हम बोलते थे पावर टू अपॉइंट, तो मैं नीचे हम लिखते भी हैं कि पावर टू अपॉइंट इंक्लूड्स पावर टू रिमूव। तो अगर मैं हूं स्वाति लिमिटेड और ये है शुभम लिमिटेड, अब इस कंपनी के अंदर जो 3 डायरेक्टर्स हैं उसमें से 2 मैंने अपॉइंट किए हैं, तो क्या मैं होल्डिंग हूं? यस। आप सब्सिडरी हो? यस। तीनों भी कर सकती हूँ, बट 2 तो करने ही पड़ेंगे ना होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता बनाने के लिए। बट नाउ व्हेन आई हैव द अथॉरिटी टू अपॉइंट 2 डायरेक्टर्स, डू यू थिंक आई हैव द अथॉरिटी टू रिमूव देम ऑल्सो? यस। चलेगा। अब इसके बाद ना सेक्शन नंबर 16 का एक केस लॉ है। आप सोचोगे तो दिया नहीं हुआ, दिख नहीं रहा मुझे कहीं पे भी, यहां है भी नहीं। चलो हम आपको दिखाते हैं। ये देखो पेज नंबर 1.3, रायप्पन वर्सेस माधवी अम्मा। लिखो यहां पर सेक्शन नंबर 16। ये केस लॉ आप मेंशन करके आओगे पेपर में, ठीक है बच्चे? पढ़े जरा केस लॉ। कहता है वेयर एवर द लॉ प्रोवाइड्स दैट द कोर्ट विल हैव द पावर टू अपॉइंट, सस्पेंड और रिमूव अ रिसीवर, the legislature simply enacted whenever it is convenient for the court may appoint receiver, and it was implied within the language that they may remove or suspend them also. इजी है। चलो वापस आ जाते हैं। पेज नंबर बोलना बेटा, कौन सा था? सॉरी, चलो अब हमारे पास आ गया सेक्शन नंबर 15। स्क्रीन पर देखना पड़ेगा, आप 2 मिनट पेन डाउन करके स्क्रीन पर देखो। पावर टू अपॉइंट इंक्लूड्स पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। कहता है अगर आप किसी को अपॉइंट करते हो ना, तो इसके अंदर इंक्लूड हो रही है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स ऑफिशियो एज वेल। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स ऑफिशियो? ऐसे ही लगता है ना, क्योंकि एक्स लिख दिया है ना। अच्छा देखो, एक्स ऑफिशियो को समझने के लिए एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे पास। जो भी मेरे देश का प्रेसिडेंट बनता है, जो भी मेरे देश में प्रेसिडेंट बनता है, बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है? हेड ऑफ द 3 फोर्सेस। बोलो हाँ या ना, है ना। तो जो भी प्रेसिडेंट है वो क्या बन जाएगा? हेड ऑफ द फोर्सेस। यानी कि एक पोजीशन होने की वजह से आपको दूसरी पोजीशन मिली है। क्लियर है? एक पोजीशन की वजह से आपको क्या मिली है? दूसरी पोजीशन। समझ आई बात? तो एनीबडी, एग्जाम्पल के तौर पे आई विल से एनीबडी हु इज द चेयरमैन ऑफ ICAI विल बाय डिफॉल्ट बिकम द मेंबर ऑफ नफरा। नफरा पढ़ा है ना? और उसके अंदर था कि हमारा ICAI का चेयरमैन विल ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ नफरा। यस।
तो हमने कहा बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन, बाय होल्डिंग वन पोजीशन यू आर गोइंग टू होल्ड द अनदर पोजीशन। हर किसी पे लगती है, बहुतों पे लगती है। देखो हमने तो उस पे लगा दिया है अभी ICAI के चेयरमैन पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, तो अच्छा प्राइम मिनिस्टर पे, एनीबडी हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बाय डिफॉल्ट विल बिकम चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एक्स ऑफिशियो। क्लियर हुई बात? तो हमने कहा चलो पहले आप हमें यही बता दो कि एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है। स्क्रीन पर देखेंगे, एक्स ऑफिशियो इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स बाय द वर्च्यू ऑफ वंस पोजिशन और ऑफिस। चलेगा? तो कहता है अगर आपके पास पावर है, आप नाम लिखकर कह सकते हो कि पंचम शैल बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मान लो कि मेरे पास पावर है टू नेम समवन that he will be appointed as a director of the company, then I have the power to appoint somebody ex officio also. तो मैं किसी के ये भी कह सकता हूं कि जस्ट बिकॉज ये पोजीशन होल्ड कर रहा है ये भी होल्ड करेगा, मैं ऐसा भी कह सकता हूं। लेट्स रीड, वेयर बाय लेजिस्लेशन और रेगुलेशन अ पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन, देखो यहां पे power to appoint any person to fill any office or execute any function is conferred, then unless otherwise expressly provided any such appointment shall be made either by, बोलो बेटा, either by name or by the virtue of the office। ठीक है, either by name or by the virtue of its office। कोई शक, कोई दुख तकलीफ यहां तक? तो अगर मेरे पास पावर है टू अपॉइंट समवन, तो आरती मैं किसी का नाम लेकर भी कह सकती हूं कि मैं आपको अपॉइंट कर रही हूं, या फिर मैं ये भी कह सकती हूं कि एनीबडी हु इज होल्डिंग द पोजीशन ऑफ चेयरमैन शैल बिकम दिस। ठीक है, चलो बताओ सेक्शन नंबर 5 क्या था? ऑपरेशन ऑफ लॉ या एक्ट 6। परफेक्ट। 6A टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स। 7 रिवाइवल ऑफ द रिपील्ड, होता रिवाइव ओनली इफ एक्सप्रेसली मेंशन्ड। ओके। 8 रेफरेंस, है ना? 8 हो गया। 9 स्टार्टिंग एंड एंडिंग। एक्सक्लूड फर्स्ट डे, इंक्लूड लास्ट डे। 10 कम +1। 11 डिस्टेंस। 12 प्रोरेटा। 13 जेंडर। 14 power can be exercised time to time as and when it requires, it deems fit. 15 power to appoint includes power to appoint ex officio also, मतलब नाम भी दे सकते हो और पोजीशन के थ्रू भी बता सकते हो। What do you mean by ex officio? आरती क्या होता है ex officio? By the virtue of some position। तो कोई भी पूछे एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या बोलेंगे? बाय द वर्च्यू ऑफ होल्डिंग अ पोजीशन। ओके, फिर सेक्शन नंबर 16, और इसके अंदर हम केस लॉ कौन सा करेंगे? जो तीसरे पेज पे गिवन है, रायप्पा, है ना? माधवी अम्मा एंड रायप्पा। चलो नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज यहां से पढ़ेंगे। इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू एवरी पर्सन और द नंबर ऑफ द पर्सन फॉर द टाइम बीइंग एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन ऑफ एन ऑफिस, टू मेंशन द ऑफिशियल टाइटल ऑफ द ऑफिस एट present executing the function, or that the officer by whom the functions are commonly executed। मैं चाहती हूँ आप इसको एक बार दोबारा पढ़ लो।
पढ़ लो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? है ना? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जी मिनट बुक के ऊपर साइन कौन करेगा, सॉरी हाँ, कि फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शनरी अभी नहीं है तो दूसरा कौन होगा जो उसको सब्स्टिट्यूट करेगा, उसकी जगह पर कौन ये काम कर सकता है। ठीक है, तो हमने कहा कि जैसे हमारे पास आ जाता है शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कौन साइन करता है? शेयर सर्टिफिकेट पे शेयर होल्डर, सबसे पहले उसके ऊपर या तो आप कॉमन सील, सबसे पहले क्या आता है? कॉमन सील। और अगर कॉमन सील इज ऑप्शनल सो यू मे गेट इट साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स, और एक डायरेक्टर और एक सीएस, ये लोग साइन कर सकते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं, है ना? हम क्या बता रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे मिनट बुक होता है, मिनट बुक के ऊपर हमने क्या बोला, कौन साइन करेगा? चेयरमैन ऑफ द कंपनी। एंड इफ दैट चेयरमैन इज नॉट अवेलेबल तो कौन साइन करेगा? ठीक है, तो कौन साइन कर देगा? कंपनी का कोई डायरेक्टर, या फिर जैसे हमारी होती है बोर्ड मीटिंग तो हम कहते हैं नेक्स्ट चेयरमैन साइन कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? सब्स्टिट्यूशंस है। क्या है ये हमारे पास? सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू एवरी पर्सन और number of person for the time being executing the function of the office to mention the official title of the officer at present। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सक्सेशन सब्स्टिट्यूशन के केस में कि कोई एक व्यक्ति जो काम कर सकता है उसकी जगह अगर आप किसी और को बुला रहे हो, ठीक है, तो वो भी वो सब काम कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन उसकी हो सकती है। ठीक है, चलो अब आप पढ़ोगे सेक्शन नंबर 18, नहीं सबसे पहले 19 पढ़ना फिर 18। चिल्लाने की आवाज आ रही है? ओह, तो नेक्स्ट टाइम पे हम इनसे ज़्यादा चिल्लाएंगे फिर, ताकि हमारी आवाज़ हो। तो आप इंटर की हो भाई, उसमें से छटके आते हैं। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। वहाँ तो कई लोग तो ऐसे भी होते हैं ना फिर, जो सिर्फ देखने आते हैं कि सीए कैसी होती है। हाँ हाँ, अच्छा लगता है ना कि बच्चा कुछ बहुत तगड़ा कर रहा है, घर वालों को भी अच्छी फीलिंग आती है, बच्चा भी कुछ दिन टशन में रहता है, लेकिन जब इंटर में पहुंच जाते हैं तो समझ में आता है कि नाउ यू आर सीरियस। चलो बेटा, हमारे पास अब आ गया है ऑफिशियल चीफ्स एंड सबऑर्डिनेट्स। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा होता था कि आपके मैथ्स वाले सर छुट्टी पे चले गए स्कूल में एंड उनकी जगह कोई और आया है? हाँ मतलब कोई डेपुटेशन में दूसरे स्कूल से बुला लिया कि भाई हमारी दूसरी ब्रांच से आ गए।
कुछ ज़्यादा टाइम के लिए जा रहे हो, है ना। तो कह रहे हैं कि अगर सपोज करो मैथ्स वाले टीचर जो है इनको ऑक्सफोर्ड से कॉल आ गया था, तो 6 महीने के लिए ऑक्सफोर्ड गए हुए हैं पढ़ने के लिए, अपने स्किल्स को और डेवलप करने के लिए, तो उनकी जगह पर आपके स्कूल की किसी दूसरी ब्रांच से कोई किसी और को बुला लिया। कैसे बुला लिया? डेप्यूटेशन पे। अब बताओ, जैसे मैथ्स वाले सर आपको कूटते थे, जो नए वाले सर हैं क्या उनके पास भी सेम पावर्स हैं? बस यही बता रहा था। तो अगर कोई डेप्यूटेशन पे आ रहा है, ठीक है, कैसे आ रहा है बेटा पहले समझ लेते हैं। कैसे आ रहा है? डेप्यूटेशन पे। या फिर सुनो, प्रिंसिपल को भेज दिया हमने 6 महीने के लिए, तो वाइस प्रिंसिपल कैसे काम कर रही है आजकल? प्रिंसिपल की तरह। तो वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल की तरह काम कर रही है, या कोई व्यक्ति जो है वो डेप्यूटेशन पे आया हुआ है। दोनों के पास कौन सी पावर्स हैं? सेम, जैसी ओरिजिनल वाले के पास थी। बोलो हाँ या ना। यही कहता है ये सेक्शन। कहता है अ लॉ रिलेटिव टू द चीफ सुपीरियर ऑफ एन ऑफिस शैल अप्लाई टू द deputation or subordinates lawfully performing the duties of that office in the place of superior. अंडरलाइन कर लो। लिख लिया? चलो अब मैं आपको सेक्शन नंबर 17 और 18 लिखवा देती हूँ, क्योंकि ये दोनों ही कंफ्यूजन वाले लगते हैं बच्चों को। ठीक है, तो लिखो 17, ऊपर हेडिंग बना लो कहीं। एक एक लाइन लिखवा दूंगी थोड़ा शॉर्ट में, ताकि आपको याद रहे। कहीं पे भी फिक्स कर लो, ऊपर लिख लो, नीचे लिख लो, आगे पीछे, बस कहीं ऐसी जगह पे जहां पे आपको दिख जाए। लिखो सेक्शन नंबर 16, सॉरी 17, आई एम सो सॉरी, 17। इट imposes, लिखो, it imposes a duty on a particular officer, it imposes a duty on a particular office या officer and that authority is later replaced by another authority. That authority, full stop. हाँ, next line लिखो। is replaced by another authority. अब लिखो एक और लाइन, बस एक लाइन और। If a law refers to, if a law refers to an office by its official title, the law applies to whoever is holding and performing the functions of that office at that time.
holding and performing the functions of that office at that time. जगह है एक छोटी सी लाइन और लिखने की, कहीं लिख लो, काम आएगा पेपर के लिए, एंड में लिख लेना ऑब्जेक्ट ऑफ, ऐसे लिख लेना ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन नंबर 17। वैसे आपको समझ आया मैंने क्या लिखवाया अभी? सुनो स्क्रीन पर देखो, कहता है कि अगर मान लो हमने कहा कि चेयरमैन नहीं है साइन करने के लिए, ठीक है, हाँ हाँ, अगर चेयरमैन नहीं है तो साइन कौन करेगा? मान लो डायरेक्टर साइन करेगा। हमने क्या कहा है कि मान लो चेयरमैन नहीं है तो कौन साइन करेगा? मैंने ये थोड़ी कहा कि शुभम साइन करेगा, हाँ, पंचम साइन करेगा, निशान साइन करेगा, आरती साइन करेगी, किंशुक साइन करेगा। क्या बोला मैंने किसी का नाम? मैंने सिर्फ क्या बताया है? डेजिग्नेशन। सो इफ यू मेंशन द डेजिग्नेशन दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो एक व्यक्ति की जगह, एक पोजीशन की जगह जब आप किसी और को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो फिर आपको किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये लिखना है कि इसकी जगह ये काम कर देगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आया दिमाग में? पक्का पक्का लिखो। द पर्पस इज टू एंश्योर, द पर्पस इज टू एंश्योर smooth functioning of the government department when they are reorganized. When they are reorganized. ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल लो। मान लो कि हमारे पास एक गवर्नमेंट, एक डिपार्टमेंट था जिसमें हमने कहा था कि हेड जो है ना वो ये साइन करेगा या उसके थ्रू ये फाइल पास होगी। अब हमने पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है रीऑर्गेनाइज किया। अब हेड की जगह अगर हम वर्ड यूज करने लग गए हैं चेयरमैन, तब भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना हमें, क्योंकि हमने क्या कहा है? सब्स्टिट्यूशन किया है कि पहले ये काम हेड कर रहा था, उसको वर्ड क्या यूज करते थे? हेड। अब दूसरा व्यक्ति, दूसरा हेड, दूसरा नाम होगा, दूसरा वर्ड यूज किया जाएगा, बट उनकी पावर्स, फंक्शंस क्या रहेंगी? सेम। चलो अब आ गया सक्सेसर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसर्स? आ जाओ इधर देखो पहले प्लीज बेटा। पीएमओ ऑफिस है, पंचम कोई डाउट? नहीं, मैं तो 17 की लिखवाई है ना, 18 तो भी लिखवाऊंगी। ठीक है, अच्छा 18 भी लिखवा दिया तो हमारे पास सेकंड पोर्शन भी खत्म हो जाएगा आज। यही हमारा एक एजेंडा है कि आज दूसरा पोर्शन भी खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 2 करेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में हम भोग डाल देंगे इस चैप्टर का। ठीक है, लेकिन अगर आपने साथ साथ रिवाइज कर लिया तो अच्छे से लर्न कर लिया, रट लिया, तो इनके क्वेश्चन जो हैं, केस स्टडी भी आती है। हाँ, रट्टे वाले हैं ये, रटने हैं आपको। और इफ यू थिंक कि पेपर से 15 दिन पहले आप इसको रट लोगे तो यू आर हाईली मिस्टेकन। इस चैप्टर को कम से कम आप 7-8 बार पढ़ना। हर थोड़े दिन में उठा के बैठ जाओ जीसीए। एक बार पढ़ लिया, आपको ये लग रहा है कि आपको याद हो गया, पर वो याद होता नहीं है। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो 2 महीने में अगर दोबारा उठाओगे ना, फिर लगेगा तो गया, फिर स्क्रैच से पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर को गैप मत देना, हर 15 दिन में एक बार बुक खोलकर रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो अब सक्सेसर्स का मतलब क्या होता है? मैंने कहा जी पीएमओ ऑफिस है, ऑफिस खड़ा रहा, लोग आते गए जाते गए, है ना। जैसे कंपनी है, कंपनी के लिए भी क्या बोलते हैं? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। तो सक्सेसर्स आते रहते हैं और उनको सेम पावर्स मिलती रहती हैं। तो ऐसे ही बोल रहा है कि ऑफिसेज में भी क्या होता है? सक्सेसर्स आते हैं और सक्सेसर्स काम करके चले जाते हैं, और फिर दूसरा सक्सेसर आता है और सबके पास सेम पावर्स रहती हैं। ठीक है, लिखो when
यहीं पे कहीं लिख लेना सेक्शन नंबर 18, व्हेन अ लॉ रेफर्स टू, व्हेन अ लॉ 2 लाइन मैक्सिमम, when a law refers to a functionary or corporation having perpetual succession, when a law refers to a functionary or a corporation having perpetual succession, the law automatically applies to their successors as well. चलेगा? तो जो लॉ है वो कह रहा है जो पहले वाले पे था वही आगे सक्सेसर्स पे भी अप्लाई होगा। अब आपको स्पेसिफिकली हर बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा देखो जी लिखा हुआ दिखा दो, ये कहता है फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग द रिलेशन ऑफ द लॉ टू द सक्सेसर्स of the functionaries or the corporations having perpetual succession to express its relation to the functionaries and corporations। आपको अलग से ये बताने की जरूरत नहीं होती है। अब प्लीज स्क्रीन पर देखो एक बार, हमने 14 से लेकर 19 तक किया। 14 में सबसे पहले क्या आया कि ये पावर्स का इस्तेमाल, जो पावर्स हमने कॉर्पोरेशंस को दी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दी है, लोगों को दी है, वो लोग कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब जब उनको सही लगेगा तब तब, as and when they deem it fit। इजी। दूसरा पॉइंट, अगर मेरे पास पावर है अपॉइंट करने का किसी को नाम से, मैं ये कह सकती हूँ कि आरती विल बी अपॉइंटेड, देन आई हैव द पावर टू से दैट एनीबडी हु इज हेडिंग दिस पर्टिकुलर ऑफिस विल बिकम द पर्सन, मतलब उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन। तो मुझे किसी का अपॉइंटमेंट करना है तो क्या नाम बताना जरूरी है? नहीं। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जो भी ICAI का चेयरमैन है वो ये पोजीशन होल्ड करेगा। डन। तो मुझे नाम बताना जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद क्या आया कि पावर टू अपॉइंट इंक्लूड्स पावर टू सस्पेंड और डिसमिस ऑल्सो। चलो जल्दी से बताओ कितने सेक्शंस किया हमने? 14, 15, 16। 14 माने टाइम टू टाइम, पावर्स कैन बी एक्सरसाइज टाइम टू टाइम। 15 अपॉइंट, हाँ, बाय नेम या फिर एक्स ऑफिशियो। अपॉइंटमेंट कैसे हो सकती है? नाम से हो सकती है या एक्स ऑफिशियो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्स ऑफिशियो? हम ये कह सकते हैं जो भी ये वर्च्यू ऑफ पोजीशन। फिर आया 16, पावर टू अपॉइंट इंक्लूड्स पावर टू, ठीक है। फिर उसके बाद आया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। तो अगर कभी भी कोई डिपार्टमेंट रीऑर्गेनाइज हो रहा है और हमने बोला था कि ये काम एक पर्टिकुलर बंदा करेगा और अब उसकी जगह दूसरा बंदा आ रहा है, तो उसके पास भी क्या होगी? सेम पावर्स। अब हम एक बंदे की पावर किसको दे रहे हैं? किसी दूसरे को। क्या नाम लिखना जरूरी है? नहीं, सिर्फ आप क्या मेंशन कर दोगे? पोजीशन। नेक्स्ट, सक्सेसर्स क्या होते हैं? कहता जी जब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये जैसे कंपनी या कॉर्पोरेशन या PMO ऑफिस, इसके अंदर हर बार नए नए सक्सेसर आता रहेगा और उनकी पावर्स क्या रहेंगी? सेम। फिर क्या आया? चीफ, ऑफिशियल चीफ और सबऑर्डिनेट्स। हमने कहा कि अगर किसी जूनियर को आपने सुपीरियर का काम करने के लिए बोल दिया, ठीक है, मान लो टीम लीड छुट्टी पे है, मान लो ऑफिस में टीम लीड छुट्टी पे है, तो हमने कहा आरती अब आप कुछ दिन तक आप संभालोगी टीम को, तो आपके पास भी पावर्स कौन सी आएंगी? टीम लीड वाली। डन। बस ये दोनों हम केस लॉ पढ़ लेते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पे क्या है, KG Krishnaya versus State. It was held that it is not essential that the same statutory authority that initiated the scheme under the Road Transport Corporation Act should also implement it. It is open to the successors. यानी कि सुनो, जो काम नीति आयोग में बीजेपी ने स्टार्ट किया
अगली बार जो भी शासन करेगा वो उसको कंटिन्यू कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, सिमिलरली इन द केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट देयर वाज चेंज इन द एडवाइजरी बोर्ड आफ्टर द सर्विस ऑफ द डिटेंशन ऑर्डर। द न्यू एडवाइजरी बोर्ड कैन कंसीडर द पेंडिंग केसेस। चलेगा? अब अगर कोर्ट है मान लो, और कोर्ट में एक जज साहब है, जज साहब का टेन्योर खत्म हो गया, अब नया जज आया, तो क्या काम नया जज कर लेगा अब? यस। ठीक है।